नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ इसकी बहुत सारी अपडेट, चाहे वो स्टडी वीज़ा के बारे में हो, चाहे यूके के बारे में हो, जर्मनी के बारे में हो, यूरोप के बारे में हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा के बारे में हो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जर्मनी के बारे में। जर्मनी के बारे में आज हम फुल डिस्कस बात करेंगे कि जर्मनी वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर आप जर्मनी जाते हैं तो किस वे से जा सकते हैं, क्योंकि जर्मनी में जाने के लिए डिफरेंट वे हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जर्मनी की हिस्ट्री के बारे में। जर्मनी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी या उन्होंने छेड़ी थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से जो जर्मनी कंट्री है कंगाल हो चुकी थी। पर यहाँ के लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बच्चे इतने ज़्यादा मेच्योर हो चुके थे, तो उन्होंने अपनी हुनर से, अपने मैथ का इस्तेमाल करके, अपने आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके इन्होंने जल्दी से जर्मनी को बिल्डअप कर लिया, जिसकी वजह से जो जर्मनी कंट्री डेवलप होनी शुरू हो गई, जीडीपी इनकी बढ़नी शुरू हो गई। तो ये कंट्री बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर गई, जिसकी वजह से आज देखेंगे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऐसी बिल्डिंगें आर्किटेक्चर ने तैयार की है, तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। अगर आप गाड़ी की बात की जाए, बड़े बड़े ब्रांड वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, चाहे BMW हो, चाहे मर्सिडीज़ हो, ऑडी हो, वैक्सवैगन हो, और भी सर्च करेंगे बहुत सारी आपको गाड़ियाँ वहाँ पे मिल जाएंगी जो ब्रांड के नाम पे जानी जाती हैं। आईटी इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए तो आईटी इंडस्ट्री में भी बहुत आगे, चाहे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में हो, चाहे सिस्टम एनालिटिक में हो, डाटा साइंस में हो, कंप्यूटर साइंस में हो। तो जर्मनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो जर्मनी क्या करता है कि ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को अपनी तरफ अप्रोच करते हैं कि आप हमारी कंट्री में आएँ, वहाँ पे देखें, समझें, हमारी कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करें। जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे ऐसे वे खोल रखे हैं जर्मनी जाने के लिए, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप बात की जाए स्टूडेंट के लिए बहुत सारी ऑप्शन खोल रखी है। जब 2014 आया था, 2014 में क्या किया था, जर्मनी कंट्री ने अपने लोगों के लिए, सभी के सभी बच्चों को स्टडी बिल्कुल फ्री कर दी थी। फिर 2014 में 6 महीने के बाद ही पूरे इंटरनेशनल लोगों के लिए स्टडी बिल्कुल वहाँ पे फ्री कर दी गई थी। तो अगर आप भी वहाँ पे जर्मनी में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट वे से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इस सब वीडियो को आप पूरा देखें, मैं बताऊंगा वहाँ पे आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 12th पास है, 12th पास के लिए वहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक प्राइवेट कॉलेज है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं आफ्टर 12th, तो आपके पास एक जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास MOI होना चाहिए। तो वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि पहले आपको वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में जाना चाहते हैं, तो आपके पास एक 13 क्लास होनी चाहिए, जैसे कि BCom की फर्स्ट ईयर होगी, BBA की फर्स्ट ईयर होगी, BTech का फर्स्ट ईयर हो गया, या BCA का फर्स्ट ईयर हो गया। अगर आपके पास इंडिया में 13 क्लासेस कंप्लीट होती हैं, 6 बैंड या 6.5 बैंड, या आपके पास 6 ईच बैंड है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं उसी कोर्स में जिस कोर्स में आपने इंडिया में एडमिशन ली थी। तो आप सेकंड ईयर है, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जितनी भी फीस है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही, आपके मार्क्स कम है, आपने आर्ट्स कर रखी है, आप पढ़ाई में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सरकारी यूनिवर्सिटी में उन्हीं को एडमिशन मिलते हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, नॉन मेडिकल कर रखी है, कॉमर्स कर रखी है, या मेडिकल कर रखी है, 6 6.5 बैंड है, या जर्मन लैंग्वेज सीख रखी है, तो वो सीधा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। वहाँ पे बिल्कुल फ्री स्टडी में जा सकते हैं, तो उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती। जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी में जाता है उनका फ्यूचर वहाँ पे ज़्यादा सेफ रहता है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, प्राइवेट में कम से कम फीस आपको लग जाएगी 8 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में आपको फीस मिल जाती है। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि इंस्टॉलमेंट में फ़ीस लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट फीस ले लेती है, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी 2 लाख या 3 लाख फीस ले रही है। कुछ यूनिवर्सिटी कहती है 10 लाख रुपये पूरी फीस भेज दो, उसमें से आपको कुछ स्कॉलरशिप दे देंगे या डिस्काउंट दे देंगे। तो ये यूनिवर्सिटी का प्रोसेस है। अगर आप मास्टर के लिए जाना चाहते हैं, मास्टर के लिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके 3 साल की डिग्री कंप्लीट करके 6.5 बैंड होना चाहिए। कुछ कोर्स ऐसे हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, जो कि इंडिया के कोर्स और वहाँ के कोर्स इक्वलेंट होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे फ्री स्टडी के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल की डिग्री है, वहाँ पे मैच नहीं हो रही है, तो आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए। MSc चाहे किसी भी फील्ड में कर रखी हो, तो वहाँ पे 6.5 बैंड के साथ वहाँ पे अप्लाई करके आप अपने फ्री में एडमिशन ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, आइल्स में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे कंडीशनल में भी जा सकते हैं। कंडीशनल में क्या होगा, वही बैचलर की तरह पहले आपको वहाँ पे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी 1 साल, तो उस कोडिंग प्रोग्राम होने के बाद हम वहाँ पे 2 साल की MSc कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में हो सकती है। लैंग्वेज फ़ीस की बात की जाए तो वहाँ पे अगर आप देखें तो 2.5 से 3 लाख में आप यूनिवर्सिटी वाले आपको लैंग्वेज सिखा देते हैं। ये भी नहीं कि वो भी आपको पूरी फ़ीस लेते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट में फ़ीस लेते हैं, कभी 50,000 ले लिया, कभी 60,000 ले लिया। ऐसे ऐसे करते धीरे धीरे आप फीस वहाँ पे दे सकते हो। अगर आपका एडमिशन आ जाता है तो सीधा आप डायरेक्ट फाइल एम्बेसी में जमा करा सकते हो। एम्बेसी में फ़ाइल जमा कराने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, चाहे बैचलर के लिए हो चाहे मास्टर के लिए हो। इस वक्त मास्टर का बहुत ज़्यादा इशू है। अगर आप मास्टर की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये लेके चलिए, अगर आप आज 15 सितंबर है, आज अप्लाई करेंगे तो आपको नवंबर या दिसंबर का अपॉइंटमेंट मिलेगा।
अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये लेके चलिए दिसंबर या जनवरी का आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। बैचलर वाले के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत चलिए अपॉइंटमेंट के लिए। तो अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं साउथ इंडिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी जितनी भी अपॉइंटमेंट की दिक्कत आ रही है ये सभी नॉर्थ इंडिया के लिए आ रही है। इसका रीज़न ये है कि नॉर्थ इंडिया में अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, अपॉइंटमेंट्स बहुत कम मिल रही है, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है। जो लोग सोच रहे हैं कि अक्टूबर की मिल जाए, सितंबर की मिल जाए, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी ख़राब कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि अगर आपका अक्टूबर में क्लासेस चालू हैं तो अपना नवंबर दिसंबर का भी अपॉइंटमेंट लेके अपनी फाइल सबमिट करवा सकते हैं। या तो हो सकता है कि वो लोग अपनी क्लास को एक्सटेंड कर दें, जिसे हम इंटेक बढ़ाना कहते हैं। अपना इंटेक चेंज कर सकते हैं, जनवरी फरवरी में अपना इंटेक लेकर नवंबर दिसंबर की फ़ाइल में जमा करा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो आगे हम बात करते हैं फ़ाइल जमा कराने से पहले क्या करना होता है। अपॉइंटमेंट तो आपने ले ली, जैसे तैसे करके अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है उसके बाद आपने हेल्थ इंश्योरेंस बनानी होती है 6 महीने की। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी से आप बनवा रहे हो। 4000 से लेकर 6000 के बीच में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बन जाती है। फिर उसके बाद आपका ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करना होता है। जो ब्लॉक अकाउंट में जो पैसे डलवाने होते हैं यूरो के हिसाब से डलवाने होते हैं, 10,300 यूरो को समथिंग डलवाना होता है। जैसे आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप जर्मनी में जाके फ़ाइल जमा करा सकते हैं। जर्मनी में अगर आप डायरेक्ट जा रहे हैं फाइल एम्बेसी जमा कराने में तो वहाँ पर डायरेक्ट आपकी इंटरव्यू हो जाती है। अगर आप VFS में जा रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जिसमें आपको आंसर फिल करने होते हैं। आने वाले टाइम पे जो कॉलिंग में भी इंटरव्यू लेने वाले हैं और फेस टू फेस भी इंटरव्यू भी ले सकते हैं। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो बैचलर की वहीं पे फेस टू फेस इंटरव्यू हो जाती है। इसलिए बैचलर वालों को यहाँ से तैयारी करके जानी है, अच्छे से पढ़ाई करके जानी है, अपने कोर्स के बारे में जाने, अपने फ्यूचर प्लान के बारे में जाने, अपनी SOP को स्ट्रॉन्ग करके जाए, तभी आपको वहाँ पे वीज़ा मिल सकता है। आप एक छोटी सी मिस्टेक इंटरव्यू में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, चाहे बैचलर के लिए हो चाहे वो मास्टर के लिए जा रहे हो। तो आप इंटरव्यू के लिए बहुत तैयारी करें। अगर आपको इंटरव्यू में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो अभी आप हमसे मदद ले सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्पेशल टीचर हैं जो आपको इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, चाहे यूरोपियन कंट्री के बारे में हो, चाहे जर्मनी की हो, चाहे फिनलैंड की हो, चाहे UK की हो। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत है, इसमें हम पूरी हेल्प कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं फ्यूचर प्लान के लिए। अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, वैसे वीज़ा भी बहुत सारे मिल रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, विद IELTS विदाउट IELTS दोनों को मिल रहा है। तो वहाँ पे अगर आप चले जाते हैं, स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। जॉब करने से अपना खर्चा निकाल सकते हैं। अगर आप फ्री स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना पैसा आप कमाएंगे पार्ट टाइम आपकी जेब में ही जाएंगे। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं, आपने पैसे भी कमाने हैं, फीस कॉलेज को भी देनी है, अपने लिए भी खर्चने हैं, थोड़ा उनके लिए दिक्कत है। ब्लॉक अकाउंट से पैसे निकाल के भी खर्च कर सकते हैं, ब्लॉक अकाउंट से पैसे निकाल के आप सर्वाइव कर सकते हैं, कॉलेज को फीस भी दे सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई घर पे पैसे भेजना चाहता है, घर पे पैसे भी भेज सकता है ब्लॉक अकाउंट के ज़रिए। तो आपको 4 घंटे अलाउड है दिन में। अगर हफ्ते की बात की जाए तो 20 घंटे आपको अलाउड है। अगर आपकी वहाँ पे स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे आपको सरकार 1.5 साल का परमिट देती है, जिसे हम TRC कार्ड कहते हैं या वर्क परमिट कहते हैं। उस वर्क परमिट पे आपको 1.5 साल के अंदर आपको वहाँ पे जॉब ढूंढनी होती है। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आपका हर साल आपका वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है। अब बात करते हैं PR कैसे लेनी है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं, वहाँ पे कोई इलीगल प्रोसेस जैसे भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, स्टडी आपकी कंप्लीट है, टैक्स आप बराबर दे रहे हैं, किसी आपने कोई प्रकार का रूल नहीं तोड़ा है, तो वहाँ पे आप PR के लिए वहाँ पे एलिजिबल है। टैक्स अगर आप मिस कर देते हैं तो उतना आपका PR लेट होता जाएगा। अगर वहाँ पे कमाई की बात की जाए, वहाँ पे पैसा कमाने के अलग अलग तरीके हैं, चाहे आप वाइट कॉलर जॉब में हो, चाहे आप लेबर में हो, चाहे आप हेल्पिंग में हो, तो वहाँ पे डिफरेंट तरीके से आप पैसे वहाँ पे कमा सकते हैं। अगर बात की जाए छोटे मोटे काम के लिए, जैसे कोई फ्रेशर है कि कोई काम नहीं आ रहा है, जैसे कोई पार्ट टाइम के लिए जा रहा है, पार्ट टाइम ये लेके चलिए 40 से लेकर 60,000 रुपये आपके बनने चाहिए वहाँ पे, तभी आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अच्छी नॉलेज है, स्किल है, तो कम से कम ये लेके चलिए 1.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपये महीना वहाँ पे कमा सकते हैं। सिर्फ तभी कमा सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल स्किल है। नहीं तो अगर आपने सिर्फ पढ़ाई नाम की है, आता कुछ नहीं है, तो फिर आपको वही सर्वाइव करना पड़ेगा, लेबर वाली जॉब करनी पड़ेगी। तो जितने भी वहाँ पे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जितने भी जॉब वहाँ पे कर रहे हैं, सब स्किल लेवल पे कर रहे हैं, क्योंकि जर्मनी की पढ़ाई इतनी स्ट्रॉन्ग है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की हो चाहे प्राइवेट कॉलेज की हो, स्टडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपको वहाँ पे कवर करना बहुत ईजी हो जाता है, सीखना थोड़ा ईजी हो जाता है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग वहाँ पे मिलती रहती है, तो जॉब की वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, जॉब वहाँ पे बहुत सारी हैं। बट आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना, अगर आप जर्मनी में हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। जर्मन लैंग्वेज आपको आती है तभी वहाँ पर आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर नाम मात्र के बराबर है। जब तक आप यूनिवर्सिटी के अंदर है तब तक आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जैसे आप बाहर निकलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए या शॉपिंग के लिए या मार्केट में जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश की में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आ रही है तो आपको जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सर्वाइव करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ना ही PR में आपको दिक्कत आएगी। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यह था स्टडी के लिए, अगर जो स्टूडेंट लोग जाना चाहते हैं, ये मैंने आपको प्रोसेस पूरा बता दिया है। अगर आप अदर किसी कैटेगरी के लिए जाना चाहते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी भी है। एक कैटेगरी है जॉब टेकर वीज़ा,
जॉब सीकर वीज़ा में क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, टैक्स वगैरह पे कर रखा है या आपके पास अच्छी इनकम है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट लगा के आप वहाँ पे जर्मनी एम्बेसी में आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब सीकर वीज़ा में क्या होता है कि जब आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो इसमें आपको 6 महीने का वीज़ा मिलता है। 6 महीना वीज़ा मिलने के बाद आपको इंडिया में जाकर जॉब सर्च करनी होती है। अगर आप 6 महीने के अंदर जॉब सर्च कर लेते हैं, आपने वही जॉब सर्च करनी है जो आपने इंडिया में स्टडी की है, जो जॉब की है, उससे रिलेटेड आपने वहाँ पे जॉब ढूंढनी होती है। अगर आप जॉब कोई और ढूंढते हैं तो आपको वीज़ा एम्प्लॉयमेंट या आपको जो 6 महीने का वीज़ा मिला है उसको एक्सटेंड कराने में दिक्कत आ सकती है। तो आप कोशिश करें आप उसी फील्ड में जॉब ढूंढें। अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो आपका आराम से वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। तो तीसरा है कुक कैटेगरी। जर्मन में कुक की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसे हम शेफ़ बोलते हैं। चाहे आप बेंगलोर से हों, दिल्ली से हों, कोलकाता से हो, वहाँ की कुक की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो शेफ़ हैं तो बहुत ही कम है और वहाँ पे जो टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से वहाँ पे शेफ़ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसको वीज़ा भी बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आप शेफ़ हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है, चाइनीज़ डिश बना लेते हैं, तंदूर बना लेते हैं, बेकरी का कर लेते हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते, तो बहुत ही आराम से आप वहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं। वीज़ा लेने के लिए अलग से प्रोसेस है। वहाँ से पहले एक फ़तराक मंगाना होता है, जिसे हम इन्विटेशन भी कहते हैं। इन्विटेशन मंगाने के बाद या फ़तराक मंगाने के बाद आपको एम्बेसी में फ़ाइल जमा करानी होती है। फ़ाइल जमा कराने से पहले उसकी भी एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ फ़ाइल जमा करा सकते हैं। तो ये कुक का जो वीज़ा है, शेफ़ का जो वीज़ा है, बहुत ही ईजिली प्रोसेस है। अगर आपकी वहाँ पे जान पहचान है तो इन्विटेशन मंगा के आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, शेफ़ देख रहे हैं या कुक देख रहे हैं, अच्छी नॉलेज जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखा कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट करके मुझसे आप कुक की वीज़ा की जानकारी ले सकते हैं। स्टूडेंट की जानकारी लेना चाहते हैं, स्टूडेंट की जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब सीकर के वीज़ा बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास अच्छी इनकम इंडिया में, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छा बैंक स्टेटमेंट है, तो वहाँ भी आप टूरिस्ट वीज़ा पर भी अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी में आप वहाँ पे घूम फिर सकते हैं, रह भी सकते हैं। अगर आप रहना चाहते हैं, कुछ वहाँ पे लॉ फॉलो करने होते हैं, जिसकी वजह से आप टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर नहीं एक्सटेंड कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है या लॉयर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पुर्तगाल में जाके जब चाहे मर्जी अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था जर्मनी के लिए। चाहे आप स्टूडेंट के लिए जा रहे हो, चाहे कुक के लिए जा रहे हो, चाहे टूरिस्ट के लिए जा रहे हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, चाहे जॉब सीकर वीज़ा के लिए जा रहे हो, तो डिफरेंट वे हैं वहाँ पे जर्मनी जाने के लिए। और भी वहाँ पे तरीके हैं जाने के लिए। एक तरीका और है फैमिली रीयूनियन। फैमिली रीयूनियन उनके लिए है जो स्टूडेंट वहाँ पे जा चुके हैं, अपनी मिसेस को बुलाना चाहते हैं या हस्बैंड को बुलाना चाहते हैं, तो ये कैटेगरी उनके लिए है। अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं, इसको हम स्पाउस वीज़ा भी कहते हैं। अगर आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या रीयूनियन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है फैमिली रीयूनियन के बारे में, तो भी आप मुझसे मदद ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये फैमिली रीयूनियन के अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फैमिली रीयूनियन वीज़ा होता है क्या। इसमें क्या होता है, जब स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच जाता है, आफ्टर 6 मंथ के बाद आप वहाँ पे आप स्पाउस को बुला सकते हैं, अपने बच्चों को बुला सकते हैं। अगर आप जाते हैं वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं 3 मंथ में, 4 मंथ है, तो आप एलिजिबल नहीं। कम से कम आपके पास 6 महीने का वहाँ पे स्टे होना चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट के लिए जा रहे हो, चाहे आप जॉब सीकर वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे आप कुकिंग के लिए जा रहे हो, जब तक आप वहाँ पे 6 महीने गुजार नहीं लेते हैं, तब तक वहाँ पे स्पाउस को नहीं बुला सकते हैं। तो स्पाउस को बुलाने के लिए वहाँ पे एक जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे हम A1 सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर आपके पास A1 सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, तो आप अपने फैमिली को बुला सकते हैं, या अपने मिसेस को या अपने हस्बैंड को बुला सकते हैं। अगर बच्चा है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइल लगाना बहुत ही ईजी है, बस अपॉइंटमेंट में थोड़ा इशू है। अपॉइंटमेंट आपको किसी न किसी प्रकार आपको मिल सकती है। अगर आप अपॉइंटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो ये था सारा प्रोसेस जर्मनी के बारे में। अगर आप जर्मनी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।